हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो हमने कल आपको ईसीसी एजुकेटर की जो क्लास दी थी, इनफैक्ट कल नहीं दी थी, कल के पहले दिन मतलब परसों क्लास ही हुई थी हमारी। तो हालांकि मेरा ये निवेदन था आप लोगों से कि आप लोग कम से कम 20 30 या 50 लोग तक तो देखिए क्लास, तब कम से कम अच्छा लगता है। अब एक दो बच्चे ने देखा और उसी का कमेंट आया, मैम कंटिन्यू रखिए क्लास। मतलब और सबका क्या है कि बस जॉब मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। या भैया कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, है ना। हम ये भी 100% किसी के विषय में नहीं बोल सकते हैं, पर इतने सारे लोगों की तो समस्या नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर सैलरी कम है और जब तैयारी ही करनी है, एग्ज़ाम ही देना है, तो इससे बेहतर है कुछ बच्चे सोचते हैं बड़ी जॉब की तैयारी कर लें। तो भाई हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन फिर भी मात्र 2 से 3 बच्चों के कमेंट के ऊपर मैं ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, सभी बच्चों से जो भी क्लास को देखे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मतलब बहुत मेहनत से चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमने ईसीसी के अर्थ महत्व को पढ़ लिया था कि क्या है इसका जो अर्थ है। ईसीसी का क्या है? प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है। और कब तक की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है? तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि के बच्चों का यहाँ पर जो है ज्ञानार्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। सारा ये इतना आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाली क्लास में जाकर महत्व हमने जाना था, क्योंकि वही चीज़ हम पढ़ाएंगे ना, तो ऐसे समय आपका भी जाएगा, हमारा भी। जिसे पढ़ना है वो पहली क्लास देख ले, दूसरी क्लास ये देख ले। अब हम आ जाते हैं, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो चुकी थी, हमें करने थे यहाँ से स्टार्ट करना था महत्व से। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, अर्थ और महत्व इसका बताना है हमें आपको। तो यहाँ पर क्या अर्थ है? जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, ये क्या है, इसके महत्व और अर्थ को हमें बताना है। तो अतः बच्चों में यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, बच्चों के एकीकृत स्वस्थ और समग्र विकास के लिए ईसीसी को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। ईसीसी के अलग अलग सेवा प्रदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण ईसीसी प्राप्त हो। मतलब ये जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, मतलब शिक्षा है, देखभाल है, ये अर्ली बच्चों की, मतलब छोटे बच्चों की, तो उन्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए। उनका स्वस्थ विकास होना चाहिए, उन्हें सभी बच्चों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें मॉरल एक्टिविटी वगैरह सिखानी चाहिए। यही सारी चीज़ें होती हैं छोटे क्लासेस में। ठीक है, ईसीसी के उद्देश्य क्या है? ईसीसी का उद्देश्य ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। सभी बच्चों के उनके समग्र विकास के लिए निर्माणात्मक वर्षों के दौरान, क्योंकि ये जो बच्चों का समय होता है ना, जन्म से 6 वर्ष कह लो या गर्भावस्था से 6 वर्ष तक, इस समय बच्चों के निर्माण का जो होता है बॉडी का बहुत तेज़ी से होता है, और दिमाग भी कितना 90% तक 6 वर्ष तक विकसित हो जाता है, 90% तक। तो हर क्षेत्र में वृद्धि की जो गति होती है काफ़ी तीव्र होती है। ठीक है ना, तो उनको गुणवत्तापूर्ण देखभाल और अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे उनका मतलब अगर उन्हें देखभाल अच्छी मिलेगी, ठीक है, अधिगम के सीखने के अवसर मिलेंगे, तो क्या होगा ना, उनका विकास और तेज़ी से और सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पर हमें अवसर प्रदान करना है किस चीज़ के? उन्हें गुणवत्तापूर्ण देखभाल, मतलब देखभाल किस चीज़ में? शिक्षा के भी क्षेत्र में, पोषण के भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारी देखभाल हमें उनकी करनी है। ठीक है, तो और उन्हें सीखने के अवसर भी प्रदान करना है। ये नहीं कि हर बार आपने ही उन्हें सिखा दी हर चीज़, उन्हें मौका देना चाहिए। एक बार आपने कोई चीज़ उन्हें बनानी सिखाई, तो उन्हें दोबारा उलझा कर दो कि आप खुद संभालो उसे, मतलब खुद बनाओ उसे, तो ये अवसर होगा। और हर बार आप ही सॉल्व करके दे दोगे, मान लो मैथ्स का मैथ है 1 2 3, अब इतने छोटे बच्चों को आप क्या सिखाओगे? लाइन्स खींचना ही सिखाओगे, हर बार कॉपी में लाइन आप ही ने खींच दी, ठीक है, तो वो कभी सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। उनको मौका देना चाहिए। एक बार आपने डॉट 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 बना के दे दिए, उस पर वो खींचेंगे, फिर उनको कुछ दिन डॉट वाले दिए, फिर कुछ समय बाद उन्हें सीधे यहाँ से यहाँ तक की लाइन जोड़ो, फिर उनको ऐसे करके सिखाना। ये अवसर दे रहे हो आप। हर बार आप ही ने लाइन डॉट बनाई और लाइन जोड़ दी, तो ये अवसर नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, समझने वाली चीज़ है कि उन्हें सिखाने का अवसर भी देना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ईसीसी के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 में इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। देखना, आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब है? 2020। हालांकि उससे पहले भी आई थी, लेकिन अभी जो करंट की है वो 2020 है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं। राष्ट्रीय ईसीसी की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो 2013 है। ठीक है, वो 2020 नहीं है। हालांकि हाँ, जो 10+3+3, ठीक है, वाला जो फॉर्मूला है ना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ सकती है। लेकिन क्योंकि 3 साल तक के बच्चों को इसमें भी ऐड किया गया है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। लेकिन जो है यहाँ पर मेनली जो अगर इसकी रूपरेखा पूछी जाएगी ईसीसीई की, वो 2013 है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईसीसी के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। ठीक है, बच्चा स्कूल जाता है तो 2-4 दिन रो सकता है, 3-5-6 दिन रो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर पूरे साल बच्चा रोता रहा है तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वहाँ के माहौल में कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत और सम्मानित महसूस होना चाहिए। बच्चा खुद प्रोत्साहित होगा आने के लिए। ठीक है, दूसरा, सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को अच्छा और संतुलित पोषण भी प्राप्त हो। जो आपका ये जो आंगनवाड़ी है, जहाँ पर ईसीसीई की शिक्षा प्रदान की जा रही है बच्चों के लिए, वहाँ पर उन्हें क्या है, अच्छा संतुलित पोषण भी प्राप्त हो और अच्छा वातावरण भी प्राप्त हो। बच्चों में स्वस्थ आदतों, स्वच्छता संबंधी चलन और खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का विकास किया जाए। ठीक है ना, बच्चों में स्वस्थ आदतें क्या है? सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, ठीक है, बड़ों के लिए विश करना, गुड मॉर्निंग करना, मतलब जो भी जिस धर्म में चलता हो ठीक है, पैर वगैरह छूना, ये सारी चीज़ें भी मतलब स्वस्थ आदतें हैं ये। ठीक है ना, तो साफ़ सफाई, हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, कुछ भी क्रियाकलाप करने से पहले हाथ धोना, बाद में हाथ धोना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छी आदतों में शुमार होती हैं। ठीक है ना, और इसी से स्वच्छता संबंधी जो है शिक्षा भी मिल जाती है बच्चों को। ठीक है, स्वतः ही। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये सिखानी। उसके बाद उनकी भाषा संप्रेषण मतलब अपनी बात कहने की क्षमता, और अभिव्यक्ति की क्षमता मतलब अपनी वही बात कहने की, उसे प्रेजेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा और संप्रेषण और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी बच्चों में, मतलब क्या, बच्चों को पोयम सिखाई आपने। ठीक है, तो बच्चा जो पोएम बोले उसे अवसर भी दो। ठीक है, उस पोएम में कुछ एक्टिव उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उस अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब पहले आप उसे सिखाओ, अगर नहीं आती हैं फिर उसे खुद करने दो। जैसे कि आपने देखा होगा टीचर्स, छोटे क्लास के टीचर्स होते हैं, बड़ा मतलब कोई कविता याद कराते हैं तो डांस की तरह बिल्कुल लहरा लहरा के कराते हैं। तो ये अभिव्यक्ति है एक तरीके की, यहीं से सीखता है बच्चा कि अपनी बात को किस तरीके से, किस एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होनी चाहिए। उनकी संभाव्य क्षमता के अनुसार शारीरिक और गत्यात्मक क्षमताओं का अनुकूलतम विकास किया जाए। ठीक है, उनकी संभाव्य क्षमता मतलब हर बच्चे की अपनी कुछ विशेष क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या ऐसी संभाव्य क्षमता है, उसके अनुसार ही आप उनको शारीरिक, गत्यात्मक, ठीक है, क्षमताओं का अनुकूलतम विकास किया जाए। मतलब जिस बच्चे को देखते हो आप, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ड्राइंग बहुत पसंद होती है, कुछ मैथ बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, मतलब छोटे होते हैं, छोटे से ही उन्हें मैथ बहुत अच्छे, वो मतलब मैथ को क्या खेल की तरह यूज़ करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें आप कितना भी सिखाएं नहीं आती समझ में, तो ये उनकी खुद की क्षमता है, खुद का स्किल है। ठीक है, तो इस पर उसी तरीके से काम करना होगा, ना कि आप मारपीट के आप उसको थोप के मैथ पढ़ा सकते हो। ठीक है, सहभागितापूर्ण उद्दीपक गतिविधियों में संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जाए। संज्ञानात्मक मतलब उन्हें खुद सोचने, विचारने, तर्क करने वाली क्षमता का यहाँ पर विकास किया जाए। ठीक है ना, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ आप ऐसा उद्दीपन दें, कुछ गतिविधि दें। ठीक है, तभी तो बच्चा कुछ क्रिया करेगा। जब कोई क्रिया करेगा, कोई कंडीशन होगी, तभी तो वो अपना दिमाग चलाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी जाए। बच्चों के भावनात्मक समायोजन को ध्यान में रखते हुए समाजोन्मुख कौशलों और सामाजिक दक्षताओं का विकास किया जाए। ठीक है, बच्चों के भावनात्मक समायोजन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भावना इमोशन डेवलपमेंट को भी यहाँ पर महत्व दिया जाता है। ठीक है, समाजोन्मुख, अब ये नहीं कि बच्चा स्कूल रोते हुए आया और आपने 2 गाल पे जमा दिए उसके, नहीं, यहाँ पर आपको उनका भावनात्मक समायोजन भी स्कूल में कराना है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए समाजोन्मुख कौशलों और सामाजिक दक्षताओं का विकास किया जाए। ठीक है, बच्चों को विद्यालय में औपचारिक अधिगम के लिए तैयार किया जाए। औपचारिक अधिगम जो होता है, मतलब उसको औपचारिक अधिगम क्या होता है, जैसे कि हर क्लास का एक समय होता है, आप जानते हो।
ठीक है। मान लो स्कूल का कोई समय होगा, तब छोटे बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से 8 से 9 बजे तक का समय दिया जाता है ना। और ऐसे ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 7 साढ़े 7 बजे का स्कूल हो जाता है, मतलब खासतौर से गर्मियों में। और ठंड होती तो बच्चों का समय और बढ़ा दिया जाता है। तो वो एक क्या है, औपचारिक समय है स्कूल का, बच्चा उस समय उपस्थित हो, ठीक है ना। उसकी क्लास का टाइम होगा, उसका लंच का। अच्छा, छोटे बच्चे जब न्यू एडमिशन होते हैं ना 3 से 6 साल तक के बच्चों का, तब ऐसा नहीं है कि जाते ही आपने कह दिया नहीं 12 बजे ही लंच होता है तभी टिफिन खोलेगा, नहीं। छोटे बच्चे अपने हिसाब से खाते पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसी के अंतर्गत क्या करेंगे, उन्हें धीरे 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 उनको सिखाएंगे, समझाएंगे कि हाँ एक समय होता है लंच करने का, ठीक है। लेकिन शुरू में जब नए नए बच्चे आते हैं तो आप देखोगे कभी भी कोई बच्चा खा रहा होता है क्लास में, कभी भी कोई बच्चा कुछ बच्चे सो भी जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब औपचारिक यहाँ पर धीरे धीरे सिखाना है उनको, ठीक है, तैयार किया जाए, औपचारिक अधिगम के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ये नहीं आते ही आप ये उम्मीद कर लें, बच्चा आपके स्कूल में आया, आप गए ECCE एजुकेटर बन के, बच्चा आपके स्कूल में आया, आपने सोचा कि हाँ बच्चा आएगा, वो पूरा जिस टाइम तक का आपका स्कूल है आराम से बैठ के जैसे आप बड़े क्लास में पढ़ाते हो ऐसा पढ़ता रहेगा, नहीं। कुछ बच्चे बीच में सो भी जाएंगे, कुछ टिफिन भी खोल के बैठेंगे, कुछ अपनी सीट पे भी नहीं बैठेंगे, कुछ आपकी ही टेबल के पास खड़े रहेंगे कि हाँ मतलब उन्हें मैम में ही अपनी मम्मी नज़र आने लगती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टीचर की टेबल ही नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो कि अनौपचारिक है। ये सारी चीज़ें कैसी अनौपचारिक हैं, कभी भी लंच कर रहे हैं, कभी भी सो जा रहे हैं, कभी कहीं भी बैठ जा रहे हैं, ये अनौपचारिक है। अब उन बच्चों को धीरे धीरे औपचारिकता की ओर लेकर आना है, आपको उन्हें सिखाना है कि ये आपकी सीट है, आपको यहाँ बैठना है, ये समय है लंच का, आपको इस समय लंच करना है। भले ही उनका लंच का एक समय जल्दी कर दिया जाए, ठीक है, जो कि सारे बच्चों का, अगर बड़े क्लास के बच्चों का लेट हो रहा है उनका थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे करके औपचारिकता की ओर लेकर आते हैं। हम बात करते हैं ECCE के कुछ घटक हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ECCE के कितने घटक हैं, तो आप खुद गिन लीजिए, 1, ठीक है, 2, एक इधर है 3, एक इधर है 4 और दूसरा है 5। तो ECCE के 5 टोटल घटक हैं, ठीक है। क्या क्या है, स्वास्थ्य और पोषण और स्वच्छता है, प्रारंभिक अधिगम है, अच्छा सॉरी 4 हैं यहाँ पर ECC के घटक लिखा हुआ है, ठीक है, 4 घटक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, 4 घटक हैं। कौन कौन से, स्वास्थ्य और पोषण है, प्रारंभिक अधिगम है, देखभाल एवं संरक्षण है, और यहाँ पर प्रारंभिक उद्दीपन है, ठीक है। तो ये 4 घटक है, इन चारों को आपको कंठस्थ करना है, मतलब आपको याद रखना है। ये इस तरीके के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ECCE के निम्न में से कौन सा घटक एक नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, 3 इनमें से होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा तभी आप छाट पाओगे। हो सकता है 3 दे दिए जाए और कहें एक ऑप्शन दे दिया जाए उपर्युक्त सभी, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि उपर्युक्त सभी वाला ना हो, क्योंकि तीनों में कोई गलत भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपको चारों याद होंगे तो आप खुद ही देख लोगे कि इनमें से उपर्युक्त सभी है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये चारों याद कर लो तब। तो प्रारंभिक ECCE एजुकेटर के जो घटक है एजुकेशन के, वो ये 4 हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। ECC एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसके अनेक घटक हैं, ये सभी मिलकर बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि बच्चों के विकास, ECCE के अंतर्गत आने वाले बच्चों के विकास और कल्याण में कौन से घटक योगदान देते हैं। तो इसके जो घटक हैं, ECCE के घटक हैं, वही योगदान देते हैं। या इनमें से एक आधा ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा कि हाँ ये वाला घटक जो है बच्चों के लिए है। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, ठीक है, सबसे पहला वाला था ना, स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता, इसकी बात करते हैं। तो ये पहला घटक क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इस घटक में माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की देखभाल, जैसे पौष्टिक आहार, गर्भवती माता की प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण, स्वास्थ्य की नियमित जांच, तनाव मुक्त वातावरण, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव शामिल है। तो पहला वाला जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ें थी, बच्चों जो माता, मान लो बच्चा पेट में जब माता के आता है तो उस समय नियमित स्वास्थ्य संबंधी उनका हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है, जैसे कि उनकी हॉस्पिटल जाना, प्रसव पूर्व देखभाल इनकी हो गई, प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद की देखभाल हो गई। अब प्रसव पूर्व भी आपको पौष्टिक आहार माता को देना है, ठीक है। गर्भवती माता की प्रतिरक्षा हेतु, जैसे कि आपको पता होगा टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है माता को, टिटनेस का तो सभी को पता होगा, पहला इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन लगता है जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है। स्वास्थ्य की नियमित जाँच माह में कम से कम एक बार, माह में एक बार 7 महीने तक, माह में, अगर जैसे ऐसा प्रश्न बने कि गर्भवती माता को माह में कितनी बार जांच करानी चाहिए, कम से कम एक बार,
कब तक? 7 महीने तक। लेकिन जब 7 महीने हो जाए तब माँ में कम से कम 2 बार जांच करानी चाहिए, ठीक है। तो 7 महीने तक कम से कम महीने में 1 बार जांच करानी ही चाहिए। यहाँ पे 7 महीने के बाद स्थिति के अनुसार जांच करानी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बताता है खुद उस हिसाब से जाना चाहिए, नहीं तो फिर 2 बार तो करानी ही चाहिए। लेकिन 7 महीने तक कम से कम 1 बार तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब बच्चा पेट में और 7 महीने तक आप हर महीने आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गर्भवती माता की प्रतिरक्षा है टीकाकरण, स्वास्थ्य की नियमित जांच, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना घर वालों का ये उत्तरदायित्व है। हमारे समाज में इतनी बड़ी कुरीतियाँ हैं, बच्चा पेट में हो, चाहे लड़की की 18 साल से पहले शादी हो गई हो, लड़की खुद बच्ची हो, लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंचती है और सब लोग उस लड़की को ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो बहुत मतलब बहुत अनुभवी है, बहुत बड़ी है, और उसके साथ जरा सी गलती हो गई पूरा घर उसके ऊपर सवार, सास ससुर ननद जेठ जेठानी जो भी है, मतलब एक वो सोच, एक वो मानसिकता, कोई एक बार ये नहीं सोचता है कि महिला प्रेग्नेंट है या फिर महिला की अभी ज़्यादा उम्र नहीं है या फिर वो भी अभी नई नई शादी होकर आई है, थोड़ा उसे मौका देना चाहिए। मतलब ससुराल में गलती करना क्या होता है, एक गुनाह होता है, और हमने सबने वह परिस्थिति फेस की है। हर महिला जो परिवार लेकर चल रही है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो लड़की परिवार के साथ चल रही है, सच बताएं वो इसलिए नहीं चल रही है कि वो बहुत सुखी है, वो बहुत कुछ एडजस्ट कर रही है इसलिए चल रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग पढ़े लिखे, भले ही नौकरी ना मिले, लेकिन अपने आप को इतना ज़रूर शिक्षा से मतलब इतना ज़रूर संभालना कि अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला हो, नई शादी होकर आया, रिश्ते में ननद हो, चाहे कोई हो, लेकिन अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करना। बेशक अगर आपकी भाभी कैसी भी निकले, ठीक है, वो अलग बात है, तब आप वैसा व्यवहार करना, लेकिन अपनी तरफ से आप ये सोच मत रखना कि हम ननद हैं, हम सास हैं और हमें रौब जमाना है। नहीं, हर परिस्थिति को समझो, मिलजुल कर कोशिश करो। प्यार से बोलोगे तो लगभग बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो बदतमीज होती हैं, उन्हें कितना भी अच्छा माहौल दो नहीं सुधरती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भी अगर आप प्यार और सम्मान दोगे तो वो आपको भी देंगी, ठीक है। तो इसलिए पहले से आपको अच्छा बनना है, बाद में अगर जैसा है वैसा बन जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें महिला को, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव शामिल है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से संरक्षण, समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सीय देखभाल हेतु प्रावधान समेत स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ के भी समझ रहे होगे भाई, और ये तो कॉमन से क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाओगे भाई। संतुलित भोजन हर किसी को मिलना चाहिए, बच्चे को ही क्यों, हर किसी को मिलना चाहिए। संक्रमण से संरक्षण, मतलब जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं, खासतौर जैसे मान लो हैजा है, या बारिश के दिनों में हम जानते हैं हैजा है जो कॉलरा बहुत फैलता है, तो हमें बारिश के दिनों में वैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं, मलेरिया फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मतलब डीडीटी का छिड़काव करना, ये सारी चीज़ें, या जहाँ पर मच्छर हैं वहाँ पर मच्छरदानी, ऑल आउट, इन चीज़ों का यूज़ करना। तो इस तरीके से ये समस्याएं जो फैलती हैं उनसे भी सुरक्षा मिल जाएगी, और ख़ासतौर से बहुत सारे संक्रमण साफ़ सफाई से ही दूर होते हैं। समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सीय देखभाल, ठीक है। टीकाकरण, जो भी टीके का समय है, जैसे मान लो 9 माह में MMR लगता है, ठीक है, 9 माह में MMR लगता है, ऐसे आपका BCG का जन्म के तुरंत बाद लगता है, तो ये टीका जो है लगवाने चाहिए अपने आप ही। अगर नहीं भी किसी को ध्यान है तो अपने आप जागरूक रहें और लगवाएं। अब बात करते हैं देखभाल और संरक्षण। दूसरा कौन सा था? देखभाल और संरक्षण था। तो सभी बच्चों की अनुकूलतम वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए भौतिक और भावनात्मक रूप से सलामत, सुरक्षित एवं संरक्षित प्रवेश अत्यंत आवश्यक है। मतलब उनको, उनकी वृद्धि अच्छे से हो सके, उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके, मतलब समय के आयु के अनुसार उनकी लंबाई बढ़ सके, आयु के अनुसार उनकी वजन हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए को ध्यान में रखते हुए संतुलित भोजन तो हमने ऊपर बात कर ही ली, लेकिन उन्हें भौतिक वातावरण भी वैसा ही प्रदान करना चाहिए, उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा प्रीपार्टम, मतलब बच्चा जब पेट में होता है तब तो समय कट जाता है, लेकिन पोस्टपार्टम के बाद बहुत सी महिलाएं बात बात पर रोने लगती हैं, बात बात पर परेशान हो जाती हैं, चिड़चिड़ा जाती हैं, तो ससुराल वाले और डबल उससे बदतमीजी करने लगते हैं, पर बिना ये सोचे समझे कि एक स्टेज है ऐसी, ठीक है। ये भी नहीं सोचते कि आप पहले भी ये महिला ऐसी ही थी, नहीं, बस ये है कि अब ये बहुत बदल गई है। बदल गई नहीं है वो भाई, पोस्टपार्टम मतलब जब बच्चा हुआ उसके बाद बच्चे की वजह से नींद ना पूरी होना, अपने अंदर हार्मोनल चेंज होना, इस वजह से चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या है, भावनात्मक आपको यहाँ पर उसे सहयोग देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो धीरे धीरे खुद ही समझने लगे कि हमारे ससुराल वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं है और हम आराम से अपने बच्चों को पाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की, मतलब बच्चों का भी देखभाल करना है और माता को भी ऐसा
कैसा परिवेश प्रदान करना है। देखभाल और सुरक्षा वाला परिवेश प्रदान करना ईसीसी का एक अभिन्न घटक है। तो अगर पूछा जाए सारे घटक में सबसे ज़्यादा अभिन्न घटक कौन सा है, तो देखभाल और सुरक्षा, ये वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। किसका? ईसीसी का। बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे उनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांवेगिक जरूरतों को पूरा करें और ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उद्दीपक दिया जा सकता है, सहयोगी और सुखद अंतःक्रिया की जा सकती है, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मतलब आपने देख लिया सभी तरीके की मनोवैज्ञानिक, मतलब हमारे अंतर का जो भी है सिस्टम, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारी आदतें हैं ना, उन सभी की देखभाल यहाँ पर आवश्यक है और सामाजिक सांवेगिक जरूरतों को भी पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अंतःक्रिया वगैरह इस पर चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ये सारी चीज़ें हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक सेकेंड, अब बात करते हैं प्रारंभिक उद्दीपन की। क्या है ये? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, हमने बताया है आपको कि विकास शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषा के आयामों में होता है। मतलब ये सारी चीज़ें ही विकास को दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे विकास सही तरीके से हो रहे हैं वही तो परफेक्ट है। ठीक है ना, मतलब परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मतलब वो सही है सब तरीके से। ये सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा शारीरिक रूप से मतलब सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वो शर्मीला होगा, वो संकोची होगा, या फिर उसके अंदर ये शारीरिक क्वालिटी की वजह से कुछ ना कुछ और भी डेवलपमेंट जो वो अगर सही होता, स्वस्थ होता, जैसे मान लो शारीरिक रूप से वो फिट होता, तो वो उसका सामाजिक, क्योंकि शर्मीला वो नहीं होता तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होता। ठीक है, सामाजिक विकास अच्छा होता। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, सारे विकास जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या, दुनिया में कुछ बच्चे जो होते हैं बोल नहीं पाते हैं। क्या सच में खाली वो बोल नहीं पाते बस यही कमी होती है? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को सुनाई नहीं देता। सुनाई जब नहीं देता, जब उन्हें कभी शब्द ही नहीं सुने, उन्हें कुछ पता ही नहीं, इस कारण से वो बोल नहीं पाते। मतलब क्या हुआ, समस्या क्या थी? समस्या तो थी उन्हें सुनाई नहीं देता था। प्रॉब्लम कहाँ की थी? कान की थी। लेकिन प्रभावित क्या हुआ? उसका मुंह, उसकी जुबान, सब कुछ प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि उसे जब सुनाई नहीं दे रहा था तो वो बोलता ही क्या। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक विकास अगर गड़बड़ होता है तो दूसरा विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, समझ में आया? ये सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में इन सभी आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, कुछ वर्षों में, मतलब हमने क्या बताया, 6 साल तक के बच्चों में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। मतलब ओवरऑल विकास जो है 90% तक तीव्र गति से यहाँ पर हो चुका होता है। प्रारंभिक उद्दीपन का अभिप्राय 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने और स्वाद लेने के उद्दीपन प्रदान करने से है। ठीक है, तो प्रारंभिक उद्दीपन में क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के पैरों पर हल्के हल्के सहलाते हैं, तो बच्चा अपना पैर शरीर से कोड़ता है। ठीक है, कोई चीज़ गिरती है तो जिसे कहते हैं मोहरो रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हम पैर से लाते हैं वो होता है बेम्बेक्सी रिफ्लेक्शन। ठीक है, उद्दीपन रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ जब गिरती है तो बच्चा चौंक जाता है, उसके हाथ पर फैल जाते हैं एकदम से, और फिर एकदम से सिकोड़ लेता है वो अपने। तो ये सब रिफ्लेक्शन है, ये बताते हैं कि बच्चा सही है, बच्चे के अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं जो होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब बच्चों के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। और उद्दीपन का उद्देश्य बच्चों की संभाव्य क्षमता की वृद्धि करना है। इसके लिए माता पिता, संभाव्य क्षमता हमने पहले ही बता दी, हर बच्चे की स्किल अलग अलग होती है, उस तरीके से ही उन्हें वातावरण देना है और उसी तरीके का उनका वृद्धि और विकास के लिए मौका मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए माता पिता देखभाल करने वाले के साथ बालों के साथ अंतःक्रिया में सकारात्मक वृद्धि और परिवेश की खोज के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसकी बात हमने पहले भी कर ली है कि देखभाल के अंतर्गत क्या होता है, माता पिता हो चाहे शिक्षक हो, उनकी जो बच्चों के अंतःक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें वैसा ही परिवेश प्रदान करना चाहिए जिससे वो खुद खोज के खुद क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित हों। क्योंकि आपको पता है पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक बोला, वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, खोज करना, रिसर्च करना। ठीक है, तो ये सारी अवसर बच्चों को उपलब्ध कराना, और हम लोग करते भी हैं, कई बार हम कुछ छुपा देते हैं, कहते हैं बच्चे से ढूंढ के लाना ही खिलौना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अवसर बच्चा सीख रहा है एक्टिविटी की, हाँ कैसे चीज़ें हमारी मतलब चीज़ें हैं लेकिन कहीं रख दी गई हैं और उसे हमें ढूंढना है, और ऐसे करके बच्चे बहुत सारी समस्याओं के हल निकालना स्टार्ट कर देते हैं। शोध कार्य बताते हैं
शोध कार्य बताते हैं कि उद्दीपन तंत्रिका मार्गों के निर्माण द्वारा मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है, जो भविष्य के अधिगम में सहायता करते हैं। अतः ये महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को उद्दीप्त करने वाला वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आयु के अनुसार विविध सामग्री, अनुभव और विकास के अवसर हों। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आपके यहाँ पर शोध कार्य मतलब शोध के अंतर्गत बताई गई जो हमारे तंत्रिका मार्ग होते हैं ना, और तंत्रिका तंत्र जो होता है आप जानते हो पूरे शरीर में स्किन का जाल फैला हुआ होता है, इन्हीं से संदेश पहुंचते हैं हमारे शरीर को। ठीक है, हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक सारी जो भी क्रियाएं होती हैं, हमें किसी ने टच किया वो महसूस होना, हमें किसी ने काटा ये सब महसूस होना, ये सब तंत्रिका तंत्र के ही माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन से ये आंसर आता है कि हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, और हम वो प्रतिक्रिया करते भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, मस्तिष्क के विकास में भी मदद करती हैं, क्योंकि सारे जो भी कनेक्शन है वो मस्तिष्क से ही जुड़े हुए हैं, और यही सारी चीज़ें अगर सही तरीके से हो रही तो आपका भविष्य का अधिगम भी अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। प्रारंभिक अधिगम की बात करते हैं, मतलब चौथा वाला आयाम आ गया, चारों हमने घटक पढ़ लिए हैं ईसीसी के, चौथे पे आ गए। ईसीसी का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। 3 से 6 समझ गए आप। प्रारंभिक अधिगम में क्या करना है हमें, प्रारंभिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को उम्र और विकास के अनुरूप सीखने का अवसर अनिवार्यता उपलब्ध कराना चाहिए। ये जरूरी है कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली कवर। अभी हम चलते हैं, एक दूसरी पीडीएफ खोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ, और ये बहुत अच्छी बुक है मेरे पास ECCE की, जिसकी PDF है ये। और यहाँ पर बात करती हूँ मैंने जहाँ तक आपको पढ़ा दिया उसके आगे का चलती हूँ। तो महत्व हमने पढ़ लिए थे कल पहले वाली क्लास में। अभी हमने उद्देश्य पढ़े और ये पढ़े मतलब यहाँ पर। अच्छा, आपके यहाँ पर प्रश्न भी मिल जा रहे हैं, तो आप इसके आधार पर आंसर भी निकाल सकते हो खुद से भी। हमने जो पढ़ाया है उसी में आंसर छुपे हुए हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसमें सारे आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ ली। प्रारंभिक उद्दीपन पढ़ लिया हमने, प्रारंभिक अधिगम अभी यहाँ तक पढ़ा था हमने, है ना। अब हम आ जाते हैं, इसी अधिगम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कराई जाए, जिसमें खेल, ये वाला हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक अधिगम। ECC का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को उम्र और विकास के अनुरूप सीखने का अवसर अनिवार्यता उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब उम्र के अनुसार। ठीक है, 3 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हीं के हिसाब से जो है उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करना है। ये जरूरी है कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, कराई जाए, जिसमें खेल, मूर्त अनुभव। ठीक है, अब इतने छोटे बच्चों को आप अमूर्त अनुभव नहीं दे सकते। मूर्त, मूर्त का मतलब समझते हैं, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मूर्त अनुभव का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने उपलब्ध है। अमूर्त अनुभव, और ये कब होता है, अगर हम जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो ये जो अवस्था होती है आपकी होती है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, 7 से 12 वर्ष में ये अवस्था होती है मूर्त। यहाँ पर जो बच्चे 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, भाई बाल्यावस्था जो आप जो एज आपको पढ़ानी है, भाई बाल्यावस्था तक ही तो पढ़ानी है। ठीक है, तो जो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ये मूर्त अनुभव करते हैं, मतलब जो सामने चीज़ उपलब्ध है उस पर तर्क और वितर्क कर सकते हैं, तर्क और चिंतन। और लेकिन जो 12 वर्ष मतलब किशोरावस्था के लोग हैं वो अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर सामने नहीं है तो भी वो अपने तर्क के माध्यम से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, खेल, मूर्त अनुभव, अवलोकन, हस्तकौशल, प्रयोग शामिल है। हस्तकौशल जो आपकी अभी आने वाली शिक्षा है एक जिसकी नई भर्ती सुनी जा रही आएगी, अनुदेशक भर्ती, है ना, उसमें हस्तकौशल वाले ही क्रियाकलाप जो है सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भर्तियाँ जो होने वाली हैं वो इससे ही जुड़ी हुई हैं, और जो आपकी ECCE है वो तो है ही इससे जुड़ी हुई, इस पर हम क्लास ही कर रहे हैं। इससे उन्हें अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या विकास हमने बात की बच्चों के। देखें यहाँ पर शारीरिक गत्यात्मक विकास, इसमें क्या होता है, शरीर में गुणात्मक बदलाव, व्यवहार और अभिवृत्ति में बदलाव किया जाता है। ठीक है, शरीर में गुणात्मक बदलाव, व्यवहार और अभिवृत्ति में बदलाव होता है, किसके अंतर्गत, शारीरिक गत्यात्मक विकास के अंतर्गत। सामाजिक सांवेगिक विकास के अंतर्गत क्या, ये कैसे होते हैं, ये जटिल होते हैं और सतत प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। भाई समाज में हम चलते हैं फिरते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सतत रूप से हम कुछ ना कुछ सीखते और करते रहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, ये भी 4 हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये 4 मुख्य विकास हैं बच्चों के।
संज्ञानात्मक विकास इसमें अनेक आयामों में घटित होता है और समग्र विकास में योगदान करता है ये। बाकी में जिसका मस्तिष्क सही चल रहा है ना, जिसमें विचार करने की क्षमता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है ना, वो हमेशा उसका समग्र विकास होता है, वो हर क्षेत्र में योगदान करता है। ठीक है, दूसरा है भाषा का विकास, मतलब चौथा हो गया भाषा का विकास। आयाम परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये ध्यान रखना। जो भाषा का विकास होता है, ये भाषा जो होती है ये हमेशा क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है और एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों को सही से पढ़ लेते हैं, शारीरिक गत्यात्मक विकास को पढ़ लेते हैं, ये क्या है। देखना यहाँ पर से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो भी पोर्शन पढ़ा रही हूँ मेरे हिसाब से 60% क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, तो मेरे हिसाब से इससे आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये पूरी ECCE की बुक है, करीब 150 शब्दों की है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये। 150 पेज हैं ये, 150 पेज की। और आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत है, ऐसा नहीं होता है। जब आप पढ़ने बैठो तो 150 पेज की किताब कोई ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं शारीरिक गत्यात्मक विकास बच्चों का। शारीरिक वृद्धि और विकास में लंबाई, भार, शरीर के अन्य अंगों में आनुपातिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। तो आपसे पूछा जाए शारीरिक गत्यात्मक विकास में किन किन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, तो लंबाई को शामिल करते हैं, भार को करते हैं, और उनके सभी अंगों के आनुपातिक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें हड्डियों का विकास भी शामिल है। शरीर की पूरी संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात और घनत्व पर भी ये निर्भर करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। जो हमारी हड्डियां हैं, जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे एज के अनुसार छोटे होते हैं, ठीक है ना, एज तो आयु के अनुसार या तो गंठे होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्टिंग उसका लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वेस्टिंग। कोई बच्चा है जो उम्र के अनुसार क्या है, जिसकी हाइट कम है, ठीक है, तो वो क्या है, वेस्टिंग के मतलब उसमें आता है। ओके, तो और स्टंटिंग कौन है, क्या होता है, ये कोई कमेंट में बताएं। हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि आपका लेवल क्या है। आप जानते भी हैं ये चीज़ें, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आप जानते होंगे। ठीक है, लंबाई के अनुसार, चलो मैं बता देती हूँ, लंबाई के अनुसार कम वजन होना स्टंटिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पर शरीर की पूरी संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात और घनत्व पर निर्भर करती है। ये पूरे शरीर की आकृति को निर्धारित करती है। शारीरिक गत्यात्मक विकास में स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। स्थूल मांसपेशी, जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि एक बच्चा जब छोटा होता है और उसे, जैसे एक मान लो आपने कोई खिलौना भी दिया, अब वो खिलौना उसके हाथ में नहीं है, वो पकड़ना चाह रहा है, तो पूरा शरीर हिला देगा उस खिलौने के लिए पकड़ने को। तो क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया उसने एक खिलौने को उठाने के लिए। लेकिन वही बच्चा एक समय बाद देखते हो आप, पेंसिल से लिखने लगता है, पेन से लिखने लगता है, कैंची चलाने लगता है। तो ये क्या होता है, छोटी छोटी उंगलियों की मांसपेशियों को, मतलब उंगली की मांसपेशी सबसे छोटी होती है हाथ में, तो उनको क्या, उनसे लिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो कहाँ बड़ी उसने एक बॉल या कुछ भी उठाने के लिए पूरा शरीर हिला दिया था, वही बच्चा क्या कर रहा है आज, पेंसिल से लिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, वो सूक्ष्म कौशल हो गया। और जो बॉल उठाई उसने पूरा शरीर हिलाया, वो स्थूल हो गया। ठीक है, और जो छोटा काम किया, लिखना, कैंची चलाना, ये सारे काम क्या होते हैं, ये सूक्ष्म मांसपेशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हाथ का आँख के तालमेल की प्रक्रिया भी शामिल है। बच्चों में स्थूल मांसपेशियों का विकास उन्हें रेंगने, चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, चढ़ने, कूदने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो प्रश्न तो हर क्षेत्र बन रहा है, लेकिन यहाँ पर विशेष बन रहा है। देखो, बच्चों में स्थूल मांसपेशियों का विकास क्या क्या करता है, रेंगने। भाई बच्चा रेंगता है तो क्या अकेले एक अंग से रेंगता है, नहीं, पूरा शरीर हाथ और पैर सब चल रहे होते हैं उसका। इनफैक्ट जो सीना है वो भी चल रहा होता है। आपने देखा होगा, बच्चे को आप अक्सर, छोटे बच्चे को बेड पर लेटालते हो और बच्चा आपको दूसरे कोने पे मिलता है, क्यों, वो रेंग कर चला गया होता है। लेकिन उसमें कोई छोटी मांसपेशी शामिल नहीं होता, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे रेंग के पहुंच जाता है। चलने में पूरे पैर लगते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका स्थूल है। ठीक है, बड़ी मांसपेशी का प्रयोग हो रहा है, पैर में बड़ी बड़ी मांसपेशी होती हैं, ऐसे समझो। दौड़ने में भी बड़ी मांसपेशी हैं पैरों की, तो ये सब स्थूल है। साइकिल चलाना स्थूल विकास है, चढ़ना कूदना ये सब स्थूल विकास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, जैसे कि क्रेयॉन पकड़ना, क्रेयॉन मतलब कलर होते हैं बच्चों के, पेंसिल कलर छोटे छोटे मोम वाले, तो वो क्रेयॉन्स कहलाते हैं, मतलब कलर होते हैं, स्केच पेन, ये सारे क्रेयॉन ही कहलाते हैं, छोटे छोटे कलर बच्चे जो करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, मतलब जैसे कि क्रेयॉन मतलब कलर कर रहे हैं, क्रेयॉन को पकड़ रहे हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना या कलर पकड़ना। रेखाएं खींचना, रंगना मतलब रंगाई कर रहे हैं, किसी आपने कोई फल बना दिया उसी के अंदर वो रंग रहे हैं, तो ये भी सूक्ष्म काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए यही काफ़ी है। धागा डालना सुई में, ठीक है,
वही बिल्कुल आँखों की अंतःक्रिया चाहिए, उसमें आँखों का तालमेल चाहिए, बिल्कुल सुई के निशाने पे होना चाहिए, तभी धागा पड़ पाएगा। काटना काटना वही कैंची चलाना और लिखना आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है। तो सूक्ष्म समझ में आना चाहिए आपको, स्थूल समझ में आना चाहिए, प्रश्न बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़े लेवल पे भी आते हैं और आपकी ECCE में भी दिया हुआ है तो ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बुक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये ECCE की बुक दिख रही है, वही है जो आपके में आएगा, 60% वो पोर्शन यहीं से आएगा। सामाजिक, और ये NCERT की बुक है। सामाजिक सांवेगिक विकास, इसमें क्या होता है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया द्वारा बच्चे सामाजिक मानक और सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। स्वस्थ सामाजिक विकास बच्चों की मदद करता है कि वे परिवार, दोस्त और जीवन के अन्य लोगों से सकारात्मक संबंध का विकास कर सकें। संवेगात्मक विकास का अभिप्राय बच्चों में संवेगों और मूल्यों का विकास करना है। बच्चों का जन्म आधारभूत संवेगों जैसे प्रेम, भय, क्रोध और खुशी के साथ होता है। ठीक है, संवेग पूछे जा सकते हैं, बच्चों का जो जन्म है किन संवेगों के साथ होता है, ये प्रश्न है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। बच्चों का जन्म जो होता है आधारभूत किन संवेगों के साथ होता है, तो बच्चों में प्रेम होता है, भय होता है, क्रोध होता है, खुशी होती है। एक शब्द आपको दे दिया जाता है, इनमें से कौन सा संवेग नहीं होता, तो जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनमें ईर्ष्या नहीं होती है। बच्चों में ईर्ष्या धीरे धीरे आती है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे उन्हें देखा कि अरे दीदी को मम्मी अलग प्यार, दीदी को प्यार मम्मी ज़्यादा करती है। जैसे मैं अपनी बेटी के सामने बड़ी बेटी की किसी काम की तारीफ कर दूँ तो छोटी वाली अभी 5 साल की वो तुरंत आ जाती है, मम्मी मैं नहीं अच्छी हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या, ठीक है, या मैं ये काम अच्छा नहीं करती हूँ क्या, तुरंत आ जाती। क्यों, ईर्ष्या हो रही, मम्मी दीदी को प्यार क्यों करे, एज है। ठीक है, बच्चे की कमी नहीं, एज है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक वातावरण मिलने से सही हो जाएगा। हालांकि अगर हम सपोर्ट करते रहे कि नहीं बेटा आप ही सही हो, मुझे उसे समझाना पड़ता है फिर कई तरीके से कि ये काम दीदी अच्छा करती है, ये काम आप अच्छा करते हो। ठीक है, और दीदी बड़ी है, ऐसे काम अभी दीदी कर सकती है, तो इसलिए उसे समझाते हैं तो सही है। नहीं, अगर हमने उसी को ऐसे ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो बड़े तक ईर्ष्या आने लगी, फिर वो बड़ी हो जाएगी तब भी उसे हर चीज़ में लगेगी। ठीक है, तो एक सही माहौल देकर उसे सुधारा जा सकता है। तो प्रेम, भय, क्रोध और खुशी, ये जो होते हैं 4 संवेग बच्चों में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, खुशी खुशी प्रेम, क्रोध और भय। बच्चा डरता है, छोटा बच्चा आपने देखा होगा डरता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये संवेग जो है बच्चों में पाए जाते हैं। समय के साथ में जटिल भावनाओं को विकसित करते हैं और वे भावनाओं को पहचानना, अभिव्यक्त करना और प्रबंध करना सीख लेते हैं। शुरू में उन्हें नहीं पता, जैसे अभी हमारी बेटी को नहीं पता है कि हम जो दीदी की तारीफ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझने लगेगी, पहचानने लगेगी कि अच्छा ये कारण है। ठीक है, ये काम दीदी अच्छा इसलिए कर रही है, इसलिए मम्मी इसकी तारीफ कर रही है, जब मैं अच्छा करती हूँ तो मेरी भी करती है। संज्ञानात्मक विकास, ये सोचने, याद करने, पहचानने, वर्गीकरण करने, कल्पना करने, तर्क करने। ध्यान रखना, संज्ञान मतलब संज्ञान आपके दिमाग से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, आपकी विचार करने की क्षमता से संबंधित है, आपके खोज करने की क्षमता से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सोचना। ये बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन सा संज्ञानात्मक विचार का आधारभूत तत्व नहीं है या फिर है, इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये शब्द आपको ये सोचना है, यहाँ पर क्या चीज़ सोचने समझने सब जैसी है, तो वो संज्ञान से जुड़ी हुई होगी। जैसे सोचना, याद करना, कोई भी चीज़ हम अपने संज्ञान में चीज़ें याद रखते हैं। पहचानना, वर्गीकरण करना, कल्पना करना, तर्क करना, निर्णय करना, मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को संकेत करते हैं। तो ये बस चीज़ें आपको याद रखना है कि संवेग क्या है, संवेग में हमने ये चीज़ें बताई। संज्ञानात्मक विकास क्या है, भाषा के विकास में क्या चीज़ आएगी, अब समझ जाओ। भाषा को ग्रहण करने, समझने और उपयोग करने की प्रक्रिया। भाई आपसे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो वो भाषा अगर आपको आती है तो आप उस चीज़ को ग्रहण करोगे, मतलब सुनोगे कि उसने क्या बोला, फिर आप उसे समझोगे कि उसने क्या बोला, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, फिर आप उसको उपयोग करोगे, मतलब हो सकता है आपको उसे जवाब देना हो उसके बदले में, तो आप तभी तो उपयोग करोगे। जब तक आप किसी की बात नहीं समझोगे क्या जवाब दोगे। तो यही भाषा है, यही भाषा का विकास है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के कौशल शामिल है। ठीक है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल इसमें शामिल होते हैं, किसमें, भाषा विकास में। ठीक है, ये कौशल बच्चों को संप्रेषण करने, उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ने को तैयार हो तो मेरा थोड़ा समय बच जाएगा PDF बनाने का। खासतौर से क्लास इसलिए भी जल्दी नहीं हो पा रही है, एक दिन छूट के हो रही है, क्योंकि मैं टाइपिंग भी करती हूँ। अगर आप लोग, मुझे वैसे कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा और बढ़िया लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं कुछ गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक शब्द दूर दूर लिखा है। लेकिन मैं PDF इसलिए अपने आप टाइप करके तैयार कर रही थी कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैडम कुछ करना नहीं चाह रही। लेकिन आप जानते हो जो हमारा चैनल है ना, इसमें हमें न्यूज़ भी निकालनी पड़ती है। न्यूज़ निकालने के लिए कल हमने 4 से 5 जिलों की साइड को इतना चेक किया है। एक सोनभद्र की साइड को चेक करा, कमेंट आ रहा था, और एक
औरैया की साइड को चेक करा, एक लखीमपुर खीरी की साइड को चेक करा, तो 5 से साइड को चेक करने में ही 2 से ढाई घंटा निकल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर कब टाइपिंग करो, यही 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है। दोपहर का ही समय मिलता है थोड़ा, ठीक है, वो भी अगर हस्बैंड की दिक्कत है तो उस वजह से कई बार हॉस्पिटल वगैरह में निकल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना समय निकलता है। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसी बुक से ही पढ़ा दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे इसको कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न आप देख पा रहे हो, तो आप इसके आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ECCE के बच्चे डैश विकास में सहायता करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन आपको दिए ही जाएंगे वहाँ पर, तो वो ऑप्शन आपको देखने हैं। जैसे कि हमने बताया आपको भाषा विकास में, शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में, ठीक है, गत्यात्मक विकास में, ठीक है, इस तरीके से सहायता करता है ECC। तो यहाँ पर जो है आपको डैश में जो ऑप्शन, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो इनमें से बेस्ट हो वो आपको चुनना होगा, ऐसे करके, ठीक है। भाषा विकास का अभिप्राय भाषा को ग्रहण करने, अच्छा इसका तो यहीं पर मिल जाएगा आपको। भाषा विकास भाषा को ग्रहण करने, समझने, उपयोग करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। शारीरिक गत्यात्मक विकास में जो है स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों का, इस यहाँ पर देखिए, इस शायद होगा स्थूल मांसपेशियों का विकास और सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण आपको वही देने हैं जैसे कि हमने बताया था, क्रेयॉन पकड़ना, ठीक है, रंग कलर को पकड़ना, ओके, क्रेयॉन पकड़ना, या फिर पेंसिल पकड़ना, कैंची चलाना, ठीक है, सुई में धागा डालना, तो ये सूक्ष्म आ जाएंगे यहाँ पर सारे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मुझे, मतलब मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो का भी हम यहाँ पर एंड करते हैं इतना, और अगर लगेगा कुछ ज़्यादा बहुत लेंदी चीज़ें हैं तो हम उसको आपको लिख कर, मतलब PDF पे भी, मतलब PDF खुद से बना कर भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ऐसे आपको पढ़ा दूँगी, मेरा थोड़ा समय बच जाएगा जो मैं कहीं और लगा सकती हूँ, है ना। तो आई होप वीडियो आपके काम की रही होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे सारा डेट वगैरह डाटा। लेकिन आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका मैं पूरा PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये 99 का चार्ज करना होगा किस पर, आपके, आप देखोगे बॉल पेपर पे मेरा बार कोड लगा हुआ है, QR कोड, सॉरी QR कोड लगा हुआ है, बार कोड ही निकलता है मेरे मुँह से, QR कोड लगा हुआ है, ठीक है। उस पर 99 का पे करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है बता देती हूँ, 9634646046 पर आप हमें मैसेज करना, भाई कॉल मत करना। 9634646046 पर कमेंट करेंगे कि मैम हमने ये स्क्रीनशॉट भेज देना। मतलब आप जब QR कोड का प्रयोग करेंगे, 99 रुपये का चार्ज करेंगे, ज़्यादा नहीं है भाई, 99 रुपये का 100 रुपये अगर आप हमें दे देते हो तो इससे ज़्यादा तो हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और आप लोगों को ये वहम होगा कि यूट्यूब से बहुत कमाई होती है, तो ये 1000-2000 वाले व्यू के जो लोग हैं उनकी कोई कमाई खास नहीं होती है, ठीक है, आपको बता देते हैं। ये वहम आप लोग छोड़ दें, कमाई है उन लोगों की जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं, करोड़ों में व्यू आते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए कोई खास नहीं है, बस पता नहीं किस उम्मीद से लगे हुए हैं हम लोग कि आगे अच्छा होगा, ये सोच के लगे हुए हैं। तो 9634646046 पर आप लोग अगर 99 का चार्ज कर देंगे तो मेरे पास जो भी ये कंटेंट उपलब्ध होता जाएगा हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे अगर आपकी क्लास कोई प्रॉपर नहीं भी हो पाती है तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, आपको करंट अफेयर की दे दूंगी, मैं हिंदी की दे दूंगी, जो मोस्ट टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में, 2-3, जैसे कि मैंने नोटिस किया है, संज्ञा वाला आ रहा है, संधि विच्छेद वाला आ रहा है, तो ये वाले टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इनफैक्ट जो भी आएगा हिंदी का, अगर आपको वैसे भी चाहिए हिंदी का कुछ पढ़ने को, तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं जो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और मैं खुद टेट सीटेट वगैरह सब क्वालिफाई हूँ, हिंदी वगैरह मेरा सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो इतना चार्ज करना होगा। बस आपको रीजनिंग कहीं से देखनी पड़ेगी, वो भी रीजनिंग के ही 4 टॉपिक ही आ रहे हैं रीजनिंग के, तो जिसके मैं 4 टॉपिक आपको, 4 PDF इसकी, या फिर आपको, क्योंकि आपको अच्छा वाला समय मिल रहा है, पेपर में 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी, अगर मैं कुछ ट्रिक वाली वीडियो आपको ढूंढ के डाल दूंगी जो टॉपिक आ रहे हैं और उनको आप सॉल्व कर लेना, तो मैं मतलब आपको उसी पे प्रोवाइड करा दूंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जिससे आपको क्या होगा, आप खुद भी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उससे भी बेहतर कोई पढ़ा रहा होगा रीजनिंग वगैरह, क्योंकि वो टीचर उसी चीज़ का होगा, तो आपको मैं कंटेंट एक जगह, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी, बस आपको पढ़ना रह जाएगा,
तो इतना आपको करना पड़ेगा, अन्यथा फिर वही है जैसे मैं चला रही हूँ यूट्यूब पे वैसे आप करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को भाई प्लीज़ शेयर कर दें एंड लाइक यानी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।